साथियों, आज अपन फिर से पढ़ेंगे इस क्लास पर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये क्लास। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है साथियों। नई क्लास है अपनी, नई क्लास में नए क्वेश्चंस निकाल के लाया हूँ, तो जुड़ जाइए फटाफट से क्लास से और बने रहिए वीडियो के अंत तक। और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके साथियों, बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की पहले क्वेश्चन की ओर। अपनी क्लास का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो बताओ साथियों कि जो आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान है वो किस जिले में स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर, बूंदी, पाली या फिर राजसमंद। तो कौन से जिले पर स्थित है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जैसलमेर। कौन से जिले पर स्थित है? जैसलमेर में। तो साथियों यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, जो आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान है इसे और किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे जानते हैं जीवाश्म उद्यान के नाम से भी, और राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसके नाम से? राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से। इसकी स्थापना जो हुई थी साथियों वो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1981 को। कब हुई थी? 8 मई 1981 को। जो आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान है इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 8 मई 1981 को। याद रहेगा आपको साथियों। साथ ही साथ जो इसका क्षेत्रफल है साथियों, जीवाश्म जो उद्यान है इसका क्षेत्रफल है वह फैला हुआ है 3162 कितना 3162 वर्ग किलोमीटर। कितना फैला हुआ है? 3162 वर्ग किलोमीटर। इसमें से यह 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से में साथियों? एक तो अपने जैसलमेर है उसमें फैला हुआ है 1900 वर्ग किलोमीटर, तो फैला हुआ है ये आपके जैसलमेर में। और 1262 फैला हुआ है आपके बाड़मेर में। तो जैसलमेर और बाड़मेर में दोनों पर यह फैला हुआ है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन में कौन सा है? जैसलमेर। तो इस वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, जो यह उद्यान है जीवाश्म उद्यान है, यहाँ पर गोडावण शरण स्थली भी है। किस नाम से भी जानते हैं इसको? गोडावण शरण स्थली के नाम से भी जानते हैं। ओके, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का जहरीला सांप पाया जाता है जिसे कहते हैं पीवड़ा सांप। कौन सा? पीवड़ा सांप। वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आकल काष्ठ जो जीवाश्म उद्यान है उसमें। तो साथियों याद रहेगा आपको, एक क्वेश्चन पर ही मैंने बहुत से क्वेश्चन बता दिए आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है इससे। तो ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है। कौन सी गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है वो किस गांव में स्थित है साथियों? तो बताओ, आंसर करो फटाफट से, कमेंट्स करो। तो समदड़ी बाड़मेर, रामसर अजमेर, तुंबली गांव बाड़मेर या फिर सिवाना जालोर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुंबली गांव बाड़मेर की जो गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है वह स्थित है तुंबली गांव बाड़मेर में। याद रहेगा बच्चों। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर? डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा दोनों जिले हैं वहाँ के लिए क्वेश्चन ने पूछा है कि जो ये दोनों जिले हैं यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो किसके वर्गीकरण के अनुसार पूछा है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, कि BSHW प्रकार की जो जलवायु है वह इन दोनों जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से में? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा BSHW। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वह है कि राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। तो जो कत्था निकाला जाता है वो कौन से वृक्ष से निकाला जाता है? तो खेजड़ी, पलास, खेर या फिर धौक। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों कि जो कत्था निकाला जाता है वह वृक्ष कौन सा होता है? तो वह होता है खेर का वृक्ष। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो खेर का वृक्ष होता है उससे कत्था प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नकारात्मक क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर अपनों को एक तरफ तो नदी दी गई है, एक तरफ संबंधित जिला दिया गया है। तो देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डाई नदी अजमेर, तो यह तो बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि डाई नदी कहाँ पर बहती है? अजमेर में बहती है। बाणगंगा जयपुर, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि सुमेलित है, क्योंकि बाणगंगा है वो कहाँ पर बहती है? आपके जयपुर में बहती है। काकड़ी जैसलमेर, तो यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि काकड़ी जैसलमेर में बहती है। बचा अपना डी ऑप्शन, तो वात्रक बांसवाड़ा, तो यह असंगत ऑप्शन लग रहा है साथी। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। तो जो राजस्थान के बारे में पूछा है कि जो राजस्थान राज्य है उसमें सोयाबीन का उत्पादन है वो प्रमुखतः कौन से क्षेत्रों में है। तो अर्ध शुष्क, हाडोती पठार, माही बेसिन या फिर पूर्वी मैदान। तो किस क्षेत्र में है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो राजस्थान का सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है वो है हाडोती का पठार क्षेत्र। जो हाडोती पठार क्षेत्र है उसमें सोयाबीन का उत्पादन अच्छी मात्रा में और प्रमुख रूप से पाया हो जाता है या फिर उत्पादन होता है। ओके साथियों, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से कौन है जो मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है? तो अल्लाह जिलाईबाई, गौरीबाई, गुलाबो या फिर बन्ने बेगम। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कि जो मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है वो है गुलाबो। ओके,
याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। किस किस प्रकार का विवाह है कि एक तो ताड़ना और एक मोरबंदिया और ताड़ना विवाह है। ये किस इस प्रकार के जो विवाह होते हैं वो किस जनजाति में प्रचलित है। तो सांसी, मीणा, भील, गरासिया। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी कि जो ताड़ना और मोरबंदिया विवाह संबंधित है वह है गरासिया जनजाति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों यहाँ पर निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले हैं। किससे संबंधित दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं या फिर मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो बैराट विराटनगर से, माध्यमिका नगरी से, या फिर नलियासर सांबर से, रेड टोंक से। तो कहाँ से मिले हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं वह हुए हैं बैराट विराटनगर से। याद रहेगा ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सा मंदिर, लोक कला मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो जोधपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर। तो कहाँ पर स्थित है लोक कला मंदिर। तो लोक कला मंदिर अपने स्थित है उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर पर स्थित है लोक कला मंदिर। याद रहेगा बच्चों, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़ते हुए आंसर करो। कमेंट्स बॉक्स में आंसर किया करो साथियों। ओके, चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि बेली कृष्ण रुक्मणीरी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। कौन साथियों, बेली कृष्ण रुक्मणीरी जो पुस्तक है उसके रचयिता है वो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो कौन से शासक के दरबारी कवि थे बेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचयिता। तो विग्रह राज चतुर्थ, महाराणा कुंभा, अकबर या फिर शाहजहां। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी अकबर। जो अकबर के शासक के दरबारी कवि थे वो थे, उन्होंने लिखी थी बेली कृष्ण रुक्मणीरी ख्यात। ओके, बेली किशन रुक्मणीरी के रचयिता थे वो दरबारी कवि थे अकबर के। याद रहेगा आपको साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। तो जो गोपाल सैनी का संबंध है वो राजस्थान की कौन सी हस्तकला से संबंधित है। तो टेराकोटा, ब्लू पोट्री, काष्ठ कला या फिर थेवा कला। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि जो गोपाल सैनी का संबंध है वह राजस्थान की ब्लू पोट्री से संबंधित है। तो गोपाल सैनी संबंधित है वह है ब्लू पोट्री से संबंधित। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ओके साथियों, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है। कौन सी साथियों, तो जनजाति बालक हॉकी अकादमी। और राजस्थान की प्रथम जनजाति बालक हॉकी अकादमी है वह कहाँ पर है। तो डूंगरपुर में, कोटा में, उदयपुर में या फिर भीलवाड़ा में। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, सी अपना राइट आंसर होगा उदयपुर। जो जनजाति बालक हॉकी अकादमी है वह स्थित है उदयपुर में। उदयपुर में इसलिए है साथियों क्योंकि जो उदयपुर संभाग है उसमें जो जनजाति से संबंधित बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं, इस वजह से उदयपुर में आपका जनजाति बालक हॉकी अकादमी खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था। तो जो कर्नल जेम्स टोड था उसने मीणाओं का मूल निवास स्थान कहाँ को बताया है, किसको बताया है। तो आबू पर्वतमाला, काली खोह पर्वतमाला, मुकुंदरा पर्वत श्रेणी या फिर काली घाटी पर्वतमाला। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान है वह है काली कोह पर्वतमाला। कौन सी, काली कोह पर्वतमाला। भी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। ओके साथियों, जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके और आप तक पहुंच सके। साथियों, जितने भी विद्यार्थी तैयारी में जुटे हुए हैं वह अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से मेहनत के साथ आगे बढ़ो। अपने लक्ष्य को ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सफलता की ओर बढ़ते रहो साथियों और अपने लक्ष्य को हासिल करो। ओके, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जो बड़ौली कोटा के शिव मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था। तो तोरमाण, मिहिरकुल, भोज परमार या फिर भोज प्रतिहार। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण करवाया वह करवाया मिहिरकुल ने। किसने करवाया, मिहिरकुल ने। भी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इला न देनी आपणी हालरिया खुलराय पोत सिकावे पालने मरण बढ़ाई जाए। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है। तो साथियों पंक्ति हैं कि इला न देनी आपणी हालरियो हुलराय पोत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माय। तो इसका उपयुक्त पंक्ति का है साथियों वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है ये पंक्ति। तो वंश भास्कर, वीर सतसई, कानड़ देव प्रबंध या फिर पृथ्वीराज रासो। तो अपना राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का कि जो यह पंक्ति ली गई है वह ली गई है वीर सतसई से। भी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा साथियों कि इला न देनी आपणी हालरिया हुलराय जो पंक्ति ली गई है ये उक्त जो ग्रंथ है वो है वीर सतसई ग्रंथ से ली गई है। वीर सतसई ग्रंथ की पंक्तियां हैं साथियों यह। ओके, अच्छे से याद रखना साथियों। ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछा करता है, एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमा सकता है। क्यों, क्योंकि उसको पैटर्न बदल के क्वेश्चन देना ही होता है, तभी आपसे कॉम्पिटिट करवा पाता है। तो साथियों बेसिक अगर आपका क्लियर है
तो सब कुछ आप कर पाओगे, अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाओगे। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा पशु मेला जिला सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों एक तरफ है पशु मेले का नाम, दूसरी तरफ है जिला कि कौन सा पशु मेला है वो कौन से जिले में लगता है। परंतु इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो असुमेलित है, तो असुमेलित को अपन को देखना है कि चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ बिल्कुल लगता है, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में लगता है। गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़, बिल्कुल गोगामेड़ी पशु मेला लगता है, वो हनुमानगढ़ में लगता है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, तो साथियों यह कुछ असंगत लग रहा है कि जो शिवरात्रि पशु मेला है वो सवाई माधोपुर में नहीं लगता है। और डी ऑप्शन है अपना कि रामदेव पशु मेला नागौर, तो रामदेव पशु मेला है वो नागौर में बिल्कुल लगता है। तो यहाँ पर असंगत लग रहा है वो है सी, तो इस क्वेश्चन के अनुसार अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराज अनूप सिंह के नाम पर रखा था। तो कौन से ग्रंथकार थे जिन्होंने अपने ग्रंथों का नाम रखा, वो बीकानेर महाराज अनूप सिंह के नाम पर रखा। तो किसके कौन थे, भाऊभट्ट, लोचन, हृदय नारायण देव या फिर पुंडरीक विट्ठल। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा भाऊभट्ट। जो भाऊभट्ट ग्रंथकार थे उन्होंने अपने ग्रंथों का जो नाम रखा वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। तो साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो कौन कौन से हैं, वो उनका क्रम देखना है अपन, और क्रम देखना है वो कौन सा देखना है, अवरोही क्रम देखना है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उनका अवरोही क्रम है जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो बताओ साथियों, जो ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है राजस्थान के अंदर वो कहाँ पर की जा रही है। तो बीकानेर, जालोर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, बाड़मेर। ओके साथियों, कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है वो की जा रही है बाड़मेर के अंदर। क्यों की जा रही है साथियों, बाड़मेर में ही क्यों की जा रही है, इसका मेन उद्देश्य है साथियों क्योंकि जो रिफाइनरी के लिए जो कच्चा माल चाहिए यानी कि जो रॉ मटेरियल चाहिए वो उसका भंडार बाड़मेर में बहुत अत्यधिक मात्रा में मिला है, इस वजह से यहाँ पर रिफाइनरी का इंस्टॉलमेंट किया गया है। ओके, इस वजह से यहाँ पर रिफाइनरी की स्थापना की गई है, याद रहेगा साथियों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आंसर करो फटाफट से, कमेंट्स करो कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा वो कब लगा। तो 1977, 1980, 1967 या फिर 1992। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी कि 1967 में जो विधानसभा थी उसके चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था, वो लगा था 1967 में, याद रहेगा बच्चों, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई। जो राजस्थान में राजस्व मंडल है उसकी स्थापना हुई वो कौन से वर्ष में हुई, कौन से सन में हुई। तो 1947, 1949, 1951 या फिर 1955। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई वो हुई 1949 में। कब हुई बच्चों, 1949 में, भी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो राजस्थान राज्य के जो मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष कौन से हैं जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो अपना राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद शहीद अहमद या फिर नागेंद्र कुमार जैन। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सैयद सगीर अहमद। जो सैयद सगीर अहमद हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा में किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया वह राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था, किसके द्वारा, सवाई मानसिंह के द्वारा। तो कब किया गया देखते हैं। 19 अगस्त 1949 को, 28 जनवरी 1950 को, 27 मार्च 1951 को, 28 जनवरी 1952 को। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, 19 अगस्त 1949 को सवाई मानसिंह द्वारा जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उनका उद्घाटन किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि जो राजस्थान का उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ वो किसके द्वारा किया गया। तो अपना राइट आंसर होगा फिर वहाँ पर सवाई मानसिंह। और पूछ ले कि कब किया गया, तो 29 अगस्त 1949 को, याद रहेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ? तो देखना है अपन को, श्री घनश्याम तिवारी, श्री प्रमोद कुमार, श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक या फिर श्री सुभाष चंद्र। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, श्री सुभाष चंद्र हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है तो कौन कौन सी फसलें हैं वो जिनका उत्पादन में वृद्धि करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक जो उद्देश्य है वह फसलें हैं, उनका उत्पादन में वृद्धि करना है, वो फसलें हैं चावल, गेहूं, दालें और तिलहन। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य है वो चावल, गेहूं, दालें और तिलहन के उत्पादन की वृद्धि करना है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राजनीर योजना। तो वह कब की गई देखते हैं, 2019 को, 2020 को, 2021 को या फिर 2015 को। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना है वो 1920 में प्रारंभ की गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन राजस्थान से संबंधित हैं? तो राजस्थान के कौन थे जिनको पद्म पुरस्कार 2022 से संबोधित किया गया था? तो शकुंतला चौधरी, शीशराम, चंद्र प्रकाश द्विवेदी या फिर वंदना कटारिया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, शीशराम। कौन से थे? शीशराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, साथियों क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर किया करो, उससे आपका फोकस क्लास में बना रहता है और डबल फोकस आपका रहता है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, उसके ऑप्शंस देखे और आंसर भी किया, तो वो क्वेश्चन आपके हमेशा के लिए दिमाग में बना रहता है। तो अच्छे से पढ़ो और अच्छे से कमेंट्स करते चलो। ओके, आंसर दिया करो साथियों। और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिले। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? कौन सी योजना का? केंद्र सरकार की पीएम वाणी जो योजना है, पीएम वाणी योजना, उसका शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया? तो जयपुर, सीकर, जोधपुर या फिर प्रतापगढ़, माला। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, जोधपुर से। कि जो केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना है उसका शुभारंभ किया गया वो किया गया जोधपुर से। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया साथियों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया देखते हैं अपन, उषा शर्मा, बतुल बेगम, वसुंधरा राजे या फिर ममता चौहान। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ममता चौहान की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किया गया ममता चौहान को। ओके बच्चों, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार किन जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जिले, ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सर्वाधिक विकास खंड है? कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? राजस्थान की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2017 है उसके अनुसार। तो बाड़मेर, जयपुर, जयपुर उदयपुर, बाड़मेर उदयपुर या फिर जयपुर जोधपुर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बाड़मेर व जयपुर, ओ सॉरी उदयपुर। ओके, बाड़मेर और उदयपुर अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि बाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? कौन सा बाती खत्री है वो किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो मल्लीनाथ, तेजाजी, कल्लाजी या फिर हड़बूजी। अपना राइट आंसर क्या होगा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कल्लाजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह है यहाँ पर कि लाला जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किया। तो कौन कौन? एक तो लाला जयदयाल और मेहराब खां थे, इन्होंने जो 1857 का विद्रोह हुआ उस समय कहाँ पर नेतृत्व किया था? तो भरतपुर, एरिनपुर, नसीराबाद या फिर कोटा। तो कहाँ पर का नेतृत्व किया था लाला जयदयाल और मेहराब खां ने? तो वह किया था कोटा का। जो कोटा का 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व किया वह थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो रूपाजी और कृपाजी नामक जो किसान नेता थे उनका संबंध कौन से आंदोलन से है? तो बिजोलिया, अलवर, बेगू या फिर बूंदी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा बेगू। ओके साथियों, किसान आंदोलन से भी जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना कि जो रूपाजी और कृपाजी नामक किसान नेता थे वो संबंध रखते थे कौन से किसान आंदोलन से रखते थे? तो वो रखते थे बेगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते अपन, वह है यहाँ पर कि बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ उसमें सर्वाधिक कौन सी जाति थी जिसके किसान सम्मिलित थे? तो सिक्की, धाकड़, मैव या फिर मनसा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दो, धाकड़। जो दो धाकड़ जाति के लोग थे वो किसान आंदोलन में सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन साथियों। नेक्स्ट की, होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बताओ साथियों, जो होली के लगभग 15 दिन बाद है वो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज, गणगौर, गुड़ला या फिर हिंडोल। तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बताओ साथियों, अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी,
2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा गणगौर, कि होली के लगभग 15 दिन बाद जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है गणगौर। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि गुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो गुड़ला जो त्यौहार है वो कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, मारवाड़, ढूंढाड़, हाडोती, मेवाड़, तो कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो गुड़ला त्यौहार है वो मनाया जाता है मारवाड़ सेक्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है वो कौन से माह में मनाया जाता है। तो देखते हैं श्रावण, बैसाख, भाद्रपद या फिर चैत्र। तो कब मनाया जाता है हिंदू पंचांग के अनुसार तीज का, छोटी तीज का जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है श्रावण के महीने में। ओके, यानी कि जो बारिश के समय में जो श्रावण का महीना होता है उस समय छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपना कि तिजारा में कौन सा तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। कहाँ पर, तिजारा में। तो तिजारा में कौन से तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखते हैं आदिनाथ का, पार्श्वनाथ का, चंद्र प्रभु का या फिर महावीर जी का। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा चंद्र प्रभु जी। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो तिजारा में चंद्र प्रभु तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ओके साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है। तो नंदिनी माता तीर्थ जो है वो कौन से जिले में स्थित है, बताओ कौन से जिले में स्थित है प्यारे साथियों। फटाफट से आंसर करो, कमेंट्स में आंसर करो फटाफट से। तो जालोर, बांसवाड़ा, बारां या फिर बूंदी। तो नंदिनी माता तीर्थ है वह है आपके बांसवाड़ा में। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ साथियों जो वाल्मीकि मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो सीताबाड़ी 12, अंता 12, मांगरोल 12 या फिर अटरू 12। तो कहाँ पर स्थित है, वाल्मीकि मंदिर है। तो वाल्मीकि मंदिर स्थित है साथियों अपना सीताबाड़ी 12 में। कहाँ पर है, सीताबाड़ी 12 में। ओके साथियों, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए आंसर करो ताकि गलत होने के चांसेस ना रहे, और कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते रहो। ओके, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने भी विद्यार्थी सब्जेक्ट वाइज अगर क्लास पढ़ना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज क्लास पढ़ सकते हैं, जितने भी चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी हैं। ओके, चलो आ जाते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार कहलाता है। तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी वाला पठार है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है वह। तो देखते हैं हाडोती पठार, ढूंढाड़ पठार, गोंडवाना पठार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी पठार कहलाता है वह कहलाता है हाडोती का पठार। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा यहाँ पर वह है कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लंबी है। तो बताओ साथियों कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा रेखा है वो गुजरात की सबसे ज्यादा लंबी है। तो बाड़मेर, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर सिरोही। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि जो राजस्थान का उदयपुर जिला है उसकी सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे ज्यादा लंबी है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे दो कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान के वे ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो राजस्थान के और यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिले कौन कौन से देखते हैं, श्री गंगानगर बाड़मेर, श्री गंगानगर धौलपुर, बाड़मेर जोधपुर, बीकानेर भरतपुर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, श्री गंगानगर और बाड़मेर। यह दोनों जिले ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही प्रकार की सीमा रेखा बनाते हैं। ओके साथियों, चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपना कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है और पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताओ साथियों कि कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसके अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू चारों जिले हैं वो कौन सी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो BWHW, BSHW, BWKW या फिर BSKW। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो BSHW वाला जो ऑप्शन है वह उसके अंतर्गत ये चारों जिले आते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियां जो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रही है वो उन पर्वत चोटियों में ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, कौन सा क्रम, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कौन कौन सी ये देखते हैं। तो अपना राइट आंसर होगा यहाँ पर वह हो जाएगा बी कि जो ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम होगा वो होगा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। तो बी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का इस आंसर की ऑप्शन पर अपन को हो जाएगा। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य यानी कि सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई।
तो मानसून 2021 की बात है, उस दौरान कौन से जिले में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, यानी कि 60% से ज़्यादा वर्षा हुई? तो बांसवाड़ा, सीकर, चूरू, बाड़मेर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी, चूरू। जो चूरू जिला था उसमें सामान्य से यानी कि 60% से अधिक बरसात हुई थी 2021 के अंदर। ओके साथियों, क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को याद रखो और अच्छे से पढ़ो। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पीसोल्स मृदा पाई जाती हैं। जो अल्पीसोल्स टाइप की जो मृदा है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, देखते हैं। जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बाराबूंदी में, सिरोही, पाली में, जैसलमेर, बाड़मेर में। तो कहाँ पर पाई जाती है अल्पीसोल्स मृदा टाइप की जो मिट्टी है, तो वह पाई जाती है जयपुर, दौसा और अलवर क्षेत्र में। तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? कौन सा आरक्षित वन क्षेत्र? तो किस जिले में सर्वाधिक है? राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर आरक्षित वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो सिरोही, उदयपुर, करौली, बारां। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? कौन सी? दोहद येलो जो किस्म है वो कौन सी फसल की उन्नत किस्म है? तो गन्ना, चना, गेहूं, मूंगफली। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, चना। जो चना है उसकी उन्नत किस्म है दोहद येलो। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिलों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? तो क्वेश्चन का पूछना यह है कि जो वर्ष 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो कुल जनसंख्या के प्रतिशत का जो सबसे कम है वो कौन से जिले में है? तो देखते हैं बीकानेर और अजमेर, नागौर और चूरू, बीकानेर और नागौर, चूरू और गंगानगर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर और नागौर। जो बीकानेर और नागौर जिले हैं उन पर अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम पेल्सपोर उत्पादक है? तो पेल्सपोर नामक जो खनिज है उसका उत्पादक है कौन सा जिला है राजस्थान का? तो अधिकतम यानी कि सर्वाधिक पेल्सपार कौन से जिले में उत्पादक होता है? तो अजमेर, नागौर, पाली, राजसमंद। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। ओके साथियों, ए अपना राइट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण नहीं है? तो कौन सी नदी है? घग्गर, माही, बनास या फिर जाखम। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अपना राइट आंसर हो जाएगा बनास, की जो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है वो है बनास नदी। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजस्थान की विधानसभा है उसका सदस्य रहे बिना, उसका सदस्य न रहते हुए भी कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो देखते हैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर बच्चों? बताओ फटाफट से कॉमेंट्स करो। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 महीने। यानी कि कोई व्यक्ति है वो राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी वो कुछ महीनों तक राजस्थान में मंत्री पद पर बना रह सकता है, परंतु वो समय कितना है? 6 महीने। उन 6 महीनों के अंदर अंदर उसको चुनाव जीतना होगा, तब भी वो उस पद पर बना रह सकता है 6 महीने के अंदर अंदर। ओके साथियों, याद रहेगा आपको? अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर, तो अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते अपन कि अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया? तो अटल सेवा केंद्र है उसको जो नया नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? कौन सा नाम दिया गया? देखते हैं, जन सुविधा केंद्र, ग्राम सुविधा केंद्र, ग्राम विकास केंद्र या फिर राजीव गांधी सेवा केंद्र। तो कौन सा नाम दिया गया? तो अटल सेवा केंद्र को जो नया नाम दिया गया वह दिया गया है यहाँ पर राजीव गांधी सेवा केंद्र। याद रहेगा आपको? यहाँ पर डी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। तो वर्तमान समय में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 30, 40, 50, 60। तो कितनी है बताओ? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 50 की जो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है वो है 50 सदस्य। ओके, याद रहेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वह है यहाँ पर कि राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी गई। तो जो विधायक कोष है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 2021-22 में? तो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या फिर 10 करोड़। तो कितना कर दिया गया? उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5 करोड़। कब किया गया? 2021-22 में। जो राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना है उसमें, यानी कि जो विधायक कोष है उसको बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। ओके साथियों, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? तो बताओ साथियों कि जो जस्टिस पंकज मित्तल थे वो कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले की बात कर रहे हैं।
तो देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय या फिर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। तो जस्टिस पंकज मित्तल थे, वह राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, याद रहेगा साथियों। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो जो गेहूं एवं दलहन की जो फसल होती है उस पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो बताओ किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 2006-07 में, 2007-08 में, 2008-09 में या फिर 2009-10 में? तो कब किया गया बताओ साथियों, फटाफट से कमेंट्स में आंसर करो। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर बी, 2007 और 8, यानी कि जो गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान पर लागू किया गया, प्रारंभ किया गया, वो किया गया था 2007-08 में। ओके बच्चों, याद रहेगा। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि राजस्थान जन आधार प्रशिक्षण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 है वो प्रभावित हुआ, तो कब हुआ? 18 दिसंबर 2019 को, 3 मार्च 2020 को, 7 मई 2020 को या फिर 31 दिसंबर 2020 को? तो कब हुआ? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों ए, 18 दिसंबर 2019 को, कि राजस्थान का जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ, वह हुआ 18 दिसंबर 2019 को। ओके साथियों, क्वेश्चंस को कैसे भी करो तुम दिमाग में बिठा लो साथियों, साम दाम दंड भेद कैसे भी करो, कैसे भी अपन को याद रहे, बस क्वेश्चंस अपने दिमाग में होना चाहिए। अपने आप को इतना पढ़ लो, अपने आप को इतना रगड़ लो, तैयार कर लो, कैसे भी करो अपन को तो एग्जाम क्रैक करना है। ओके साथियों, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। क्वेश्चन का कहना है कि जो राजस्थान में सरसों के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो योगदान है उन जिलों का अपन को यहाँ पर चयन करना है, देखना है कि कौन से जिले हैं जहाँ पर सरसों का उत्पादन सही है, यानी कि अच्छा होता है। तो अजमेर नागौर, बीकानेर जैसलमेर, अलवर जयपुर, करौली सवाई माधोपुर। तो कौन से जिले ऐसे हैं जहाँ पर सरसों उत्पादक अच्छी होती हैं? तो वह है अलवर और जयपुर। अलवर और जयपुर ऐसे जिले हैं जहाँ पर सरसों का अच्छा उत्पादन होता है। ओके साथियों, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-12 की कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान है। तो जो 2011-12 से 2021-22 में जो अग्रिम अनुदान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान है वो कितना है? तो 26.14%, 30.45%, 26.34% या फिर 28.85%। तो कितना प्रतिशत योगदान है? अपना राइट आंसर यहाँ पर होगा साथियों, वह हो जाएगा डी, 28.85%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह यहाँ पर है कि राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र तथा राज्य की जो सहभागिता क्रमशः है, तो कितनी कितनी सहभागिता है, यानी कि जो राजस्थान और केंद्र सरकार है उसकी सहभागिता है वो कितनी है, कौन से पर? जल जीवन मिशन योजना पर। तो कितनी कितनी देखते हैं, 75-25, 50-50, 25-75 या फिर 80-20। तो कितनी है? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, 50-50, यानी कि जो केंद्र और राज्य सरकार का जो सहभागिता है वह कितनी है जल जीवन मिशन योजना में? 50-50%, यानी कि जो भी इस योजना के तहत पैसा रखा गया है, रकम है, वह उसका आधा वहन तो कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी और आधा केंद्र सरकार करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी हुई? तो हस्तशिल्प नीति थी वो पहली किस वर्ष जारी हुई? 2019, 2018, 2022 या फिर 2021? तो कब हुई? अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 2022 में, कि 2022 में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी हुई थी। ओके बच्चों, चलो आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम यानी कि IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है? किसके रूप में? लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। तो कितनों को दिया गया है? तो 11, 14, 17 या फिर 20? तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा 17, कि जो इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम है IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार 17 पार्क ऐसे हैं जिनको लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिंचाई परियोजना और जिला, एक तरफ तो है अपने सिंचाई परियोजना, एक तरफ है जिले। तो अपन को देखना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो 5 ना करौली, मानसी वाकल डूंगरपुर, ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ या फिर गुड्डा सिंचाई परियोजना बूंदी। तो कौन सा असुमेलित है? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, मानसी वाकल डूंगरपुर में नहीं है। ओके साथियों, बाकी जैसे 5 सिंचाई परियोजना है तो करौली में है, बिल्कुल है। ओराई चित्तौड़गढ़ में है तो बिल्कुल है, ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़ में है। गुड्डा सिंचाई परियोजना बूंदी में है। तो असुमेलित कौन सा हो गया? अपना बी, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा असुमेलित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है साथियों यहाँ पर कि रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं।
तो जो रिको है वो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए वर्क करता है। जो रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पर किए गए हैं? तो अपना राइट आंसर क्या होगा साथियों? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर। ये चारों जिले ऐसे जिले हैं जहां पर रिको के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। याद रहेगा आपको अच्छे से। क्वेश्चंस को दिमाग में बिठा लो साथियों, कैसे भी करो क्वेश्चंस अपना दिमाग में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो छठे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन है? तो के गोयल, डॉक्टर ज्योति किरण, प्रद्युम्न सिंह, मानिक चंद सुराणा। तो कौन है? तो वो है अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रद्युम्न सिंह। कि जो राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो है प्रद्युम्न सिंह। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा है? तो कितने ऋण तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 50,000 रुपये तक बिना ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा है। कि जो राजस्थान का बजट 2021-22 है उसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में 50,000 की जो राशि है वो बिना ब्याज मुक्त जो ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा। ओके, याद रहेगा साथियों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्लेनेट डी की यात्रा सूची, द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? किसके तहत? कि प्लेनेट डी की यात्रा सूची, द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ, राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? तो डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर जैसलमेर। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, उदयपुर। जो उदयपुर को प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ के रूप में शामिल किया गया है। तो वह शहर है, वो सिटी है उदयपुर। कि गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज है वो किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो कौन से अवसर से जुड़ा हुआ है? तो जन्म, विवाह, सगाई या फिर तलाक। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो मोरबंदिया रीति रिवाज जुड़ा हुआ है, वह जुड़ा हुआ है विवाह से संबंधित है। किससे? विवाह से। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके बच्चों, याद रहेगा। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो अपना क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट कौन? शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध जो नाहर नृत्य है उसका जो आयोजन है उसकी परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो कहाँ पर प्रचलित है नाहर नृत्य की? तो चोमू, चाकसू, मांडल या फिर किशनगढ़। तो कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो नाहर नृत्य है उसका प्रचलन है वो है मांडल सेक्टर में। ओके, जो चित्तौड़ का मांडल सेक्टर है वहाँ पर नाहर नृत्य प्रचलन में है। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस पर किसका मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि चामुंडा माता का मंदिर कौन से दुर्ग पर स्थित है? तो कौन से पर हो जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग पर। परंतु अपना क्वेश्चन है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? तो देखते हैं, राव कल्याणमल, राव जोधा, महाराज अजीत सिंह या फिर दुर्गादास। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राव जोधा। की जो चामुंडा माता मंदिर की स्थापना की गई वो की गई राव जोधा के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का यहाँ पर कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला है उसके प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो देखते हैं, रामकरण आसोपा, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, मुनि जिनविजय या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों कि जो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो डी अपना राइट आंसर इस क्लास का हो जाएगा। साथियों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो साथियों। बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए। बेसिक अगर अपना कंप्लीट है तो क्वेश्चंस चाहे कैसे भी घूम जाए अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो बेसिक पर ध्यान दो और क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखो। साथ ही साथ साथियों वीडियो पर कमेंट्स बॉक्स में आंसर दिया करो। उससे क्या होता है कि आपका फोकस होता है वो डबल बना रहता है, क्योंकि एक तो आपने क्वेश्चंस को पढ़ा फिर उसका आंसर किया तो वो क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहता है। तो कमेंट्स में आंसर किया करो। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सहजोबाई का संबंध है वो किस संप्रदाय से है? तो रामस्नेही, लालदासी, अलखदासी या फिर चरणदासी। तो सहजोबाई का संबंध है वो संप्रदाय है चरणदासी। कौन सा? चरणदासी की सहजोबाई का संबंध चरणदासी संप्रदाय से रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ है अपनों को प्राचीन अंचल और एक तरफ है आधुनिक जिले कि कौन सा प्राचीन अंचल कौन से जिले में स्थित है। तो इसमें से अपन को असंगत को देखना है।
तो पहला ऑप्शन है अपने अबुर्द देश सिरोही, तो बिल्कुल सही है क्योंकि अबुर्द देश है वो सिरोही में है। तो नेक्स्ट है अपना शिवी, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, तो शिवी जो शिवी कहा जाता था प्राचीन समय में वो चित्तौड़ और उदयपुर वाले सेक्टर को कहा जाता था। यह अभी बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरा है अपाद लक्ष्य अजमेर और नागौर, तो जो अपाद लक्ष्य सेक्टर था वो अजमेर नागौर, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है अपने वागड़ सीकर झुंझुनू, तो साथियों ये असंगत ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि असंगत कौन सा है, तो असुमेलित है वो है डी, क्योंकि वागड़ सीकर झुंझुनू में नहीं है। ओके, आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ राज्य में महकमा कास की स्थापना की थी, तो जो मेवाड़ राज्य था उसमें महकमा कास की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो देखते हैं महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने या फिर महाराणा सज्जन सिंह ने। तो महकमा कास की स्थापना की गई वह की गई महाराणा शंभू सिंह के द्वारा, तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अपनी क्लास का कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है, तो शिवरात्रि जो पशु मेले का आयोजन है वो कौन से जिले में होता है, कहाँ पर होता है साथी, तो बताओ फटाफट से कमेंट्स करो आंसर में, कहाँ पर होता है, तो झालावाड़ में, करौली में, भरतपुर में या फिर अलवर में, तो कहाँ पर होता है, तो शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है वो होता है करौली में। ओके, याद रहेगा बच्चों आपको कहाँ होता है, करौली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो असंगत को देखना है कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो पूब छठ भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, गुड़ला श्रवण शुक्ल तृतीया, फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कि जो गुड़ला है वो त्यौहार श्रवण शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता है। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि जो महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव था उसमें भाग लेने के लिए 1887 में, कब, 1887 में मारवाड़ के कौन से प्रतिनिधि थे जिनको मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था, तो देखते हैं विजय सिंह, कल्याण सिंह, जसवंत सिंह या फिर प्रताप सिंह, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रताप सिंह। जो प्रताप सिंह थे उनको 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा गया था महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में। ओके, याद रहेगा साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में रखो, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर, तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हुए ध्यान में रखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते अपन, वह है यहाँ पर अपना कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थानांतरण अजमेर हुआ। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ था उसका स्थानांतरण कहाँ पर, अजमेर में हुआ, तो 1918, 1919, 1920 या फिर 1921, तो कब हुआ स्थानांतरण अजमेर में, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कब हुआ, 1920 में। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1920 की जो राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण हुआ अजमेर में वो कब हुआ, 1920 में हुआ। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अलवर के किस शासक के समय नेमोचाणा कांड हुआ, तो साथियों जो नेमोचाणा कांड हुआ था वो अलवर के किस शासक के समय हुआ, तो महाराजा फतेह सिंह, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा विजय सिंह या फिर महाराजा जय सिंह, तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, महाराज जय सिंह। जो महाराज जय सिंह थे अलवर के शासक, उनके समय इस नेमोचाणा कांड हुआ था, याद रखना साथियों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का जो 7वां अधिवेशन हुआ था उसका आयोजन हुआ, वो कहाँ पर हुआ, तो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, तो कहाँ पर हुआ, तो वह हुआ उदयपुर में, तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथियों एग्जाम के लिए जितना भी समय आपको मिला है उस समय को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को प्रगाढ़ कर लो, मजबूत बना लो साथियों, जितना समय तुम पढ़ाई में दे सको उतना दो साथियों, क्योंकि पढ़ाई ही जीवन को सफल बनाने का आज का समय में बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आदमी सफल नहीं है तो जीवन एक संघर्षमय बन जाता है, और अगर आप जीवन में संघर्ष का सामना अभी कर लोगे तो आगे जीवन में आसानी होगी, और अभी अगर आसानी से जीवन जी रहे हो तो साथियों नेक्स्ट लाइफ है वो संघर्षों के साथ गुजरने वाली है। तो आपको डिसाइड करना है कि इस समय को अपन को काबिल बनाने में लगाना है या फिर काबिल होने से बिखरना है। तो साथियों सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छे व्यक्ति की तरह अपने समय को सही वक्त पर सही दिशा में लगाना है और अच्छे से तैयारी में जुट जाना है साथियों, क्योंकि समय है लौट कर वापस नहीं आना है, एक बार निकल गया सो निकल गया। 2025 आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी में लगा दो साथियों। ओके, चलो आते हैं अपन फिर से अपनी क्लास पर। अपनी क्लास का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। तो साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो
शेखावाटी किसान आंदोलन था जिसमें 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था, वो कौन सी महिला के नेतृत्व में लिया था? तो उमा देवी, उत्तम देवी, किशोरी देवी, राम देवी या फिर दुर्गा देवी शर्मा। तो कौन सी थी जिसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया? तो उनका नेतृत्व करने वाली थी, वह थी किशोरी देवी। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, कितनी हिम्मत वाली और कितनी अच्छी नेतृत्व करने वाली महिला रही होगी कि 10,000 महिलाओं को नेतृत्व अकेली किशोरी देवी ने किया। तो याद रखने लायक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना कि मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो जो मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का जो संबंध था वो किससे था? तो देखते हैं साधु सीताराम दास से, विजय सिंह पथिक से, मोतीलाल तेजावत से या फिर माणिक्यलाल वर्मा से। तो जो मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध था वह था साथियों मोतीलाल तेजावत से। किससे था? मोतीलाल तेजावत से। कि मेवाड़ की जो पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध था मोतीलाल तेजावत से था। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया? तो कौन सी रियासत है और कौन से शासक ने जो ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था? तो जयपुर सवाई प्रताप सिंह, जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह या फिर मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह। तो अपना राइट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर कौन सा होगा? बताओ, आंसर करो फटाफट से कॉमेंट्स करो। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो जयपुर रियासत के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय थे उन्होंने ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया। ओके बच्चों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो पृथ्वीराज थे, उनकी छतरी बनी हुई है, वह कौन से किले पर बनी हुई है? और यह छतरी है कितने खंभों की छतरी है साथियों? यह छतरी है 12 खंभों की। साथियों, क्वेश्चन को ऊपर नीचे कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो अच्छे से याद रखना है कि जो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी थी वो कौन से किले पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला, गोकुंदा किला, चित्तौड़गढ़ किला या फिर कुंभलगढ़ किला। तो कौन से किले पर स्थित है? तो पृथ्वीराज की जो 12 खंभों की छतरी है वह स्थित है साथियों कुंभलगढ़ के किले पर। कौन से किले पर है? कुंभलगढ़ के किले पर। याद रहेगा साथियों कि पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है वो है कुंभलगढ़ के किले पर। याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कथौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो कथौड़ी जनजाति है वह मुख्यतः कौन से जिले में पाई जाती है? तो देखते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या फिर कोटा। तो कौन से जिले पर पाई जाती है कथौड़ी जनजाति? तो साथियों कथौड़ी जनजाति पाई जाती है मुख्य रूप से वो पाई जाती है उदयपुर सेक्टर में। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर जिला है उस पर सर्वाधिक कथौड़ी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि राजस्थान मूल के यानी कि राजस्थान के निवासी के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये दोनों ही कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते थे? तो देखते हैं कमायचा, सितार, सारंगी, तबला। तो अपना राइट आंसर क्या होगा बच्चों कि जो रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध था वह था सारंगी से। ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो यह बजाते थे सारंगी को। तो सारंगी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। ओके साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। साथियों, साथ ही साथ आप जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और क्लास का आप सबको फायदा मिल सके। ओके बच्चों, और साथियों आपको 2 क्लास यहाँ पर डेली की मिल रही है और जिन विद्यार्थियों को सब्जेक्ट वाइज क्लास चाहिए वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि जय सिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो जय सिंह द्वितीय थे, उन्होंने कौन सी जगह है जहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? तो देखते हैं दिल्ली, आगरा, मथुरा, उज्जैन। तो कहाँ पर नहीं करवाया? तो वह है आगरा। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो विजय सिंह द्वितीय थे उन्होंने आगरा में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था साथियों। ओके, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? कौन सा संस्थान है? रूपायन संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है? तो देखते हैं बोरुंदा, बगरू, बदनौर, बूंदी। तो कहाँ पर स्थित है रूपायन संस्थान? तो यह स्थित है बोरुंदा में। कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा में। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों यहाँ पर, वह होगा देखते हैं ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। बताओ साथियों कि जो ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है वो कहाँ है? तो जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर है उसकी आधुनिक पहचान कहाँ से है? तो वह जालोर से। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा साथियों अपना यहाँ पर, वह है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? साथियों, एक तरफ अपन को देखने को मिल रहा है यहाँ पर लोक देवता और एक तरफ मिलेंगे मुख्य तीर्थ स्थल। तो कौन से देवता का तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो वो दिया हुआ है, परंतु एक ऐसा है जो असंगत है यानी कि एक ऑप्शन है गलत है, तो अपन को वो देखना है। तो देखते हैं कि तेजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, बाबूजी कोलू गांव पलोधी,
तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर। तो कौन सा असंगत है साथियों, यहाँ पर असंगत है डी की तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर में नहीं है। ओके, याद रहेगा साथियों अच्छे से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो बताओ साथियों कौन सा जिला है जिस पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर, अजमेर। तो कौन सा जिला है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जालोर। ए अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, वो बोली जाती है जालोर जिले के अंदर। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना यहाँ पर कि कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी। तो बताओ साथियों जो कलाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए यानी कि कला के प्रोत्साहन के लिए कब 1857 ईस्वी में किसके द्वारा की गई, तो कौन सी महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई, वो किसके द्वारा की गई। तो देखते हैं साथियों सवाई जय सिंह ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सवाई माधव सिंह प्रथम ने या फिर सवाई प्रताप सिंह ने। तो किसने की गई, तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की थी, वह की थी सवाई राम सिंह द्वितीय ने। किसने की थी, सवाई राम सिंह द्वितीय ने। कब की साथियों, 1857 में। कब की, 1857 में। ओके, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय ने की। याद रहेगा आपको अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन था साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो साथियों ऐसी कौन सी चित्रशैली थी राजस्थान की जिसमें किनको, नारियों को यानी कि जो औरतें हैं उनको शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो किस शैली में दर्शाया गया है, तो बीकानेर चित्रशैली में, जयपुर, कोटा, अलवर। तो कौन सी चित्रशैली थी वह, तो वह थी कोटा। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो कोटा चित्रशैली है उसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि निम्न में से किसे भूदान और कोपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि कौन थे जिनको भूदान और कोपदान कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने कब, 1956 में किससे पद्म विभूषण से सम्मानित किया, तो वह कौन थे साथियों। तो देखते हैं रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज या फिर नारायणी देवी वर्मा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जानकी देवी बजाज। जो जानकी देवी बजाज थी उनको भूदान और कोपदान कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। और कब किया था, 1956 में। ओके, याद रहेगा बच्चों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर बीती चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया। तो बूंदी स्थित रंग महल है उस पर जो सुंदर बीती चित्र है सुसज्जित हैं वो किसने बनवाया, उसका निर्माण किसने करवाया। तो राव रतन सिंह ने, राव सुरजन सिंह ने, राव छत्रसाल ने या फिर महाराव बुद्धि सिंह ने। तो किसने करवाया, तो बूंदी स्थित रंग महल का निर्माण करवाया साथियों, वो करवाया राव छत्रसाल ने। किसने करवाया, राव छत्रसाल ने। जो राव छत्रसाल थे उन्होंने निर्माण करवाया था साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत छांटिए। साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत है वो छांटिए। तो 4 ऑप्शन है अपन में पास, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो असंगत है। तो देखते हैं, राज प्रकाश किशोरदास, तो ये बिल्कुल राइट है साथियों। बाबू प्रकाश मोजड़ी आसिया, यह भी बिल्कुल सही है। अमरसार पंडित विद्या जीवाधर एवं राजवल्लभ महाराणा कुंभा। तो अपनों को असंगत लग रहा है साथियों, वो है राजवल्लभ महाराणा कुंभा। जो साहित्य है वो किसने नहीं लिखा, राजवल्लभ साहित्य महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा था साथियों। तो असंगत अपना डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल बांडा का संबंध किस लोकनाट्य से है। तो साथियों जो जानकी लाल बांडा है उसका संबंध किस लोकनाट्य से है। तो देखते हैं, रमत, स्वांग, नौटंकी या फिर ख्याल। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा स्वांग की। जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त जो जानकी लाल बांडा का संबंध है वो स्थित है स्वांग से। ओके साथियों, क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। जिन विद्यार्थी को सब्जेक्ट वाइज क्लास देखनी हो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है। ओके बच्चों, धन्यवाद।